Good morning to all students. I am Akhil Jain, faculty of Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़, और आज हम सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हमारे पास सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर टॉपिक होता है, जिसके दो टाइप्स हैं, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर और सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो हम सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के अंदर 2 SCR, 2 डायोड और एक 3 वायर सप्लाई होती है। जैसा कि आपको यहाँ सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, हमने Vs/2 मार्क कर रखा है। ये इसलिए कर रखा है कि जो हमारा 3 वायर सप्लाई है, उसमें जो मिडिल वायर है वो हमारी सप्लाई को 2 पार्ट्स में बराबर डिवाइड करता है। तो वोल्टेज जो है वो 2 पार्ट्स में बराबर डिवाइड कर दिया हमने, Vs/2। बट ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, अगर आपको सप्लाई चाहिए तो आप 3 वायर सप्लाई का ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसकी वेव फॉर्म को हम पढ़ते हैं। तो वेव फॉर्म हम यहाँ से पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The voltage waveforms are drawn on the assumption that each thyristor conducts for the duration its gate pulse is present and is commutated as soon as the pulse is removed। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, जो हमारा थायरिस्टर फर्स्ट है उसको जब हमने गेट सिग्नल दिया तो उसने हमें आउटपुट में सप्लाई दी, दैट इज़ पॉजिटिव सप्लाई, जो कि Vs/2 है। और जो हमारा थायरिस्टर सेकंड है वो हमें सप्लाई दे रहा है, देखिए T/2 के बाद सप्लाई दे रहा है, क्योंकि उसको गेट पल्स T/2 के बाद ही मिल रही है। तो जब जब हमने Ig1 को सप्लाई दी तब हमें आउटपुट में पॉजिटिव सप्लाई मिली, और जब हमने थायरिस्टर 2 को सप्लाई दी तब हमें आउटपुट में नेगेटिव सप्लाई मिली। तो इस तरह से ये वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ हो रही है। मतलब हमने ये एग्जाम किया है, नॉर्मली क्या होता है, आपको कुछ सेकंड लगेंगे, जितनी देर में वो आपने ये पढ़ा भी है कि जितनी देर में वो उसका टर्न ऑफ टाइम आएगा और आपको उसको ऑन करने में भी कुछ सेकंड लगेंगे, बट वो सब हमने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम किया है कि जैसे आप उसको सप्लाई देंगे, गेट सप्लाई देंगे, वैसे ही वो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही गेट सप्लाई रिमूव करेंगे वैसे ही वो ऑफ हो जाएगा। तो अब देखिए, फॉर 0 to T/2 थायरिस्टर T1 conducts and load is subjected to a voltage Vs/2 due to the upper voltage source Vs/2। तो यही हमने वेवफॉर्म में देखा है कि जो हमारा ऊपर वाला वोल्टेज सोर्स है वो हमारे, जब भी हम Ig1 देंगे थायरिस्टर फर्स्ट को, तो हमारा थायरिस्टर फन ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट में Vs/2 सप्लाई मिल जाएगी। अब एट T/2 के ऊपर हम T1 से सप्लाई ले लेंगे, मतलब उसको गेट सिग्नल नहीं देंगे, और गेट सिग्नल स्टार्ट करेंगे T2 का, और जैसे हम T2 का गेट सिग्नल स्टार्ट करेंगे वैसे ही हमें आउटपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल मिल जाएगी। ठीक है, देखिए ये लिखा है, एट T/2 T1 is commutated and T2 is gate on। For T/2 to T, thyristor T2 conducts and the load is subjected to the voltage minus Vs/2 due to lower voltage source Vs/2। तो यही हमने यहाँ ऊपर वेव फॉर्म में भी देखा है कि हम क्या हो रहा है, इनिशियली आप थायरिस्टर फर्स्ट को जब सप्लाई दे रहे हैं, मतलब गेट सप्लाई दे रहे हैं, तो आपका थायरिस्टर 1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है और वो आपको आउटपुट में सप्लाई देता है Vs/2। और अगर आप गेट सिग्नल दे रहे हैं थायरिस्टर 2 को, तो वो आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, नेगेटिव सप्लाई दे रहा है, दैट इज़ माइनस Vs/2। तो आप यहाँ देखिए, इसका जो फिगर है उसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने V0 भी मार्क कर रखा है और I0 भी मार्क कर रखा है। तो जब हमारा T1 थायरिस्टर 1 जो है वो ऑन होगा, तो जो Is है वो उसी डायरेक्शन में फ़्लो होगी, मतलब Is फ़्लो होगी, और I0 जो है वो उसी डायरेक्शन फ़्लो होगी जिस डायरेक्शन में हमने मार्क कर रखी है। बट जब हमारा थायरिस्टर 2 ऑन है तो हमारी जो I0 है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होगी,
जो हमने डायरेक्शन मार्क कर रखी है। इसीलिए जब थायरिस्टर 1 ऑन है तो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है, और जब थायरिस्टर 2 ऑन है तब हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रही है। देखिए, इट इज़ सीन फ्रॉम द वेव फॉर्म दैट द लोड वोल्टेज इज़ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड Vs/2 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 1/t हर्ट्ज़। तो ये हमने हमारी जब हम वेव फॉर्म को अभी हमने देखा था तो उस समय पता चला कि जो हमारा वो एक ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है जिसका एम्पलीट्यूड Vs/2 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t हर्ट्ज़ है। इसके अंदर सबसे जो ड्रॉबैक है की बात है वो ये है कि आपको यहाँ पर 3 वायर DC सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, फुल ब्रिज इन्वर्टर को यूज़ करना स्टार्ट किया। देखिए, हम हाफ ब्रिज इन्वर्टर भी हम पढ़ेंगे कि फुल ब्रिज इन्वर्टर में हमें 4 SCR चाहिए होंगे, 4 डायोड चाहिए होंगे, बट उनकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू 3 वायर DC सप्लाई से। और इसके अंदर आपको आउटपुट में जो पावर मिलती है वो भी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ड्यू टू दिस हमें सिंगल फेज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर का इस्तेमाल हम नॉर्मली अब करते हैं। देखिए, सिंगल फेज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर, सामने आपको डायग्राम नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने 4 थायरिस्टर्स लगा रखे हैं और 4 डायोड लगा रखे हैं। थायरिस्टर और डायोड जो हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल में हैं। अभी जब हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर भी हमने डायोड लगा रखा था बट उसका कहीं भी काम नहीं आया था। वही चीज़ इनिशियली जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो इनिशियली हमारे डायोड किसी काम में नहीं आएगा, बट जब हम लोड की बात करेंगे उसके हिसाब से जब करंट की वेव फॉर्म चेंज होंगी तो हमारे डायोड जो है वो पिक्चर में नज़र आएगा। तो इनिशियली फिर देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 को सप्लाई दी फॉर 0 to T/2। जब 0 to T/2 के लिए थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 को सप्लाई दी तो हमारा करंट फ्लो हुआ और आउटपुट में हमें Vs आउटपुट मिला, पॉजिटिव का Vs सप्लाई। और जब हमने Ig3 और Ig4 को दिया तो हमें आउटपुट में माइनस ऑफ Vs सप्लाई मिल गई। दोनों बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सिर्फ जो आपके आउटपुट है वहाँ Vs/2 मिल रहा था, यहाँ पर Vs मिल रहा है। तो जब वोल्टेज डबल हो गए तो करंट भी डबल हो जाएगी, तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें आउटपुट में ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 4 SCRs एंड 4 डायोड्स, यही मैंने आपको बताया। द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज़ डबल whereas the output power is 4 times in this inverter compared to the half bridge inverter। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये हमने आपको बता ही दिया कि जो उसकी सप्लाई है वो 4 टाइम्स हो जाती है, उसकी पावर की जो हमें पावर मिल रही है आउटपुट में 4 टाइम्स है, वोल्टेज जो है वो डबल हो गया है। अब ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, when T1 and T2 conduct during 0 to T/2 load voltage is Vs, and when T3 and T4 conducts load voltage is minus Vs during T/2 to T। ठीक है, अब इन सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर थायरिस्टर T1 and T2 आर इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आने वाली है। ये कहने चाहते हैं कि जो अभी हमने सर्किट देखे हैं दोनों, उसके अंदर अगर हम सर्किट को देखें, चलिए एक बार हम सर्किट को वापस देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि T1 और T4 जो है वो एक साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं और T3 और T2 जो हैं वो एक साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं। उसी तरह से अगर हाफ वेव का देखेंगे तो वहाँ पर T1 और T2 जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। अगर ये दोनों थायरिस्टर जो हैं वो अगर गलती से भी एक साथ ऑन हो गए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा और इस शॉर्ट सर्किट से आपका जो हमारा सर्किट है वो ख़राब हो सकता है। तो हमें इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि हमारे दोनों थायरिस्टर कभी भी एक साथ ऑन नहीं हो। इसलिए हमने ऊपर अजम्पशन किया था कि जैसे ही आप गेट सिग्नल हटाएंगे वैसे ही हमारा थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। तो इस बात का हम ज़रूर से ध्यान रखें कि हमें कभी भी हमारे थायरिस्टर को ऑन ऑफ मतलब सेम ब्रांच के थायरिस्टर को एक साथ ऑन ऑफ नहीं करना है। इन
single phase half bridge inverter thyristor T1 T2 are in series across the source, and in single phase full bridge inverter thyristor T1 and T4 or T3 and T2 are in series across the source. During inverter operation, it should be ensured that the two SCR in the same branch does not conduct simultaneously, as this would lead to the direct short circuit of the source. तो इस बात का हमें ज़रूर से ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देख लेते हैं। फॉर रेजिस्टिव लोड, अब यहाँ पर पहली बार हमारी लोड्स की बात आई है, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है लोड्स के अंदर। अब हमें एक और वेवफॉर्म चेक करनी होगी जो कि करंट की वेवफॉर्म्स होंगी। फॉर रेजिस्टिव लोड SCR वुड सर्वाइव बिकॉज लोड करंट I0 एंड लोड वोल्टेज V0 वुड ऑलवेज बी इन फेज। जो अभी हमने ऊपर ग्राफ देखा था वही फॉलो करेगा। SCR वुड सर्वाइव मतलब SCR जो है वो फॉलो करेगा जो हमने अभी ऊपर देखा, क्योंकि I0 और V0 क्या है, हमेशा इन फेज रहेंगे। इन दिस इज़ नॉट द केस विद व्हेन द लोड इज़ अदर देन द रेजिस्टेंस। फॉर सच टाइप ऑफ लोड्स current I0 will not be in phase with voltage V0 and diode connected in anti-parallel with the thyristor allowed the current to flow when the thyristors are in turn off। तो बात यही हुई कि भाई अगर रेजिस्टिव लोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I0 और V0 इन फेज़ में है तो वो दोनों सेम ही वेवफॉर्म्स को फॉलो करेंगे। बट अगर लोड रेजिस्टिव नहीं है, कोई और लोड है, तो क्या होगा, I0 और V0 इन फेज़ में नहीं होंगे, तब डायोड जो कि एंटी पैरेलल में लगा हुआ है वो पिक्चर में आएगा, उसके अंदर से करंट फ्लो होगी। अब किस तरह से करंट फ्लो होती है, क्या होती है, वो हमें देखना है। एज द एनर्जी इज़ फीड बैक टू द DC सोर्स, जब भी डायोड पिक्चर में आएगा तब सप्लाई जो है वो क्या हो रही होगी, रिवर्ट बैक टू द सोर्स, वापस से सोर्स को जा रही होगी। इसीलिए इन्हें फीडबैक डायोड्स कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इन्हें फीडबैक डायोड्स, क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई है वो रिवर्ट बैक होती है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो इसके लिए हमारा टॉपिक है स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर। द लोड वोल्टेज वेवफॉर्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लोड। ये बात हमें समझ में आती है कि जो अभी हमने वेवफॉर्म बनाई थी वोल्टेज की, वो कभी भी लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट करंट की जो वेवफॉर्म है वो लोड पर डिपेंडेंट होगी। तो वही चीज़ हमें बात करनी है यहाँ पर कि द लोड वोल्टेज इज़ गिवन बाय फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से 2/2 के लिए वो Vs/2 है, और T/2 टू T के लिए वो -Vs/2 है। और फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए बात की जाए तो फुल ब्रिज इन्वर्टर के अंदर V0 जो है वो Vs है 0 to T/2 के लिए, और -Vs है T/2 से T तक के लिए। बट द लोड करंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ लोड। यही बात हमने बोली कि लोड करंट जो है उस पर वो डिपेंड करेगी। तो अब हम मानते हैं कि हमारा जो लोड है वो एक सीरीज़ RLC लोड है। हम क्या कर रहे हैं, स्टडी स्टेट एनालिसिस कर रहे हैं RLC लोड सर्किट की, जो हमने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ी है। तो अब अभी मान लेते हैं कि जो हमारा लोड है वो क्या है, एक RLC सीरीज सर्किट है। इन दिस सर्किट द लोड करंट वुड फाइनली सेटल डाउन टू अ स्टडी कंडीशन। यहाँ हमने मान लिया है कि हम यहाँ पर उसकी इनिशियल कंडीशन या ट्रांजिएंट कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उसका स्टडी स्टेट एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रांजिएंट स्टेट होता है और स्टडी स्टेट होता है। ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर उसके अंदर धीरे धीरे करंट इंक्रीज़ होगी, बट यहाँ पर हमने स्टडी स्टेट एनालिसिस की बात की है। तो जब वो एक बार स्टडी स्टेट में आ जाएगा तो उसके बाद जो उसकी वेव फॉर्म है वो कंटिन्यूसली जो पीरियोडिकल वेव फॉर्म चल रही है वही चलेगी। ठीक है, एंड वुड वेरी पीरियोडिकली एज शोन इन द फिगर। अभी नीचे हम फिगर देखेंगे। देखिए I0 जो है वो प्लस माइनस I0 है, किसके ऊपर, 0 के ऊपर, T के ऊपर, 2T के ऊपर और 3T के ऊपर भी, और वही प्लस माइनस I0 है T/2, 3T/2 और 5T/2। भाई
किस तरह से, तो देखते हैं वेव फॉर्म। ये मैंने आपके लिए एक सिंपल सर्किट बना दिया, आरएलसी सर्किट। इसकी इक्वेशन सामने आपके लिए लिख दी है। द वोल्टेज इक्वेशन जो होती है वो सर्किट मॉडल के लिए 0 से t/2 के लिए तो क्या होगी, वी एस इज इक्वल्स टू आर आई नॉट प्लस एल डी आई नॉट बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई नॉट डी टी प्लस वी सी वन। ये वी सी वन क्या है, उसकी इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इज इक्वल्स टू 0। और वही जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है उसके लिए भी हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है। सेम इक्वेशन है दोनों के अंदर। एक के अंदर हम टाइम ले रहे हैं t/2 का, और एक के अंदर हम टाइम ले रहे हैं एक के अंदर हम टाइम ले रहे हैं 0 से t/2 और दूसरे में हम t/2 से t तक का टाइम ले रहे हैं। तो ये हमें ज़रूर से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाई, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद हमारे पास उसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास उसकी एक्चुअल वेव फॉर्म को डिसाइड करेगा। देखिए, द सोल्यूशन ऑफ दी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग द लोड डिसाइडेड द नेचर ऑफ लोड करंट वेव फॉर्म। तो अब हम जो हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह से चेंज होगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने वोल्टेज वेव फॉर्म बना रखी है। उसके बाद ये वोल्टेज वेव फॉर्म सेम वोल्टेज वेव फॉर्म है जो हमने पहले बनाई थी, मतलब इसीलिए यहाँ पर मैंने गेट सिग्नल नहीं दिखा रखा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वोल्टेज वेव फॉर्म बनाई है। अगर लोड रेजिस्टिव लोड है तो हमने ये बात करी थी कि वो उसी वेव फॉर्म को फॉलो करेगी जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो यहाँ देखिए, आर लोड के अंदर जो वोल्टेज है और जो करंट है उन दोनों की वेव फॉर्म आइडेंटिकल है। नीचे हमने लिख रखा है, ये मैंने यहाँ पर फुल ब्रिज इन्वर्टर सर्किट के लिए लिख रखा है। ये यहाँ पर मैंने फुल ब्रिज इन्वर्टर सर्किट के लिए लिख रखा है। जैसे आप देख रहे हैं, इनिशियली T1 T2 फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल में T3 T4। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट के लिए बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, T1 नेक्स्ट T2 सेकेंड हाफ साइकिल में, फिर T1 फिर T2, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए, लोड अगर RL लोड है तो क्योंकि लोड RL लोड क्या होता है, लैगिंग लोड। देखिए, ये आपको किस तरह से लर्न करनी है वो भी आपको समझना होगा। अगर लोड जो है वो RL लोड है, लैगिंग लोड है, अगर लोड लैगिंग लोड है तो क्या होगा, वेव फॉर्म उसके बाद से स्टार्ट होगी। तो यहाँ मैंने बीच में एक पॉइंट बना रखा है जहाँ से T1 T2 स्टार्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट से मेरी वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है। जो पुरानी वेव फॉर्म है वो पहले से चली आ रही है, वो वाली वेव फॉर्म है। अभी हम पढ़ेंगे जब, तब मैं आपको बताऊंगा कि हम ये मान रहे हैं कि पहले से जो चली आ रही वेव है उसको हम इनिशियली D1 D2 वर्क करेंगे, और फिर क्योंकि यहाँ पर T1 T2 ऑन है तो इनिशियली T1 T2 ऑन हो जाएंगे जैसे ही उनको पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो T1 T2 ऑन हो गए, लैगिंग था, थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुई, और फिर क्योंकि RL लोड है इसलिए ये जो वेव फॉर्म है वो कैसी बनी है, ट्रायंगुलर वेव बनी है। फिर जब T1 T2 से मैक्सिमम करंट मिल जाएगा तो फिर वापस से करंट को ज़ीरो होना होगा, क्योंकि T3 T4 नेगेटिव हाफ साइकिल में काम करेंगे, इसीलिए उनसे करंट कौन देगा, D3 D4 लेंगे। मतलब D1 D2 और D3 D4 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए ऊपर वोल्टेज पॉजिटिव में है, ओके, और जो करंट है वो नेगेटिव में है फर्स्ट सबसे पहले। तो क्या हो गया, पावर क्या हो गई, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ कि ये जो हैं वो सप्लाई किसको दे रहे हैं, वापस हमारे सोर्स को सप्लाई दे रहे हैं। तो इस बात का हमें ज़रूर से ध्यान रखना होता है। ये आपको सामने समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं RLC ओवरडैम्प्ड सर्किट इज़ अगेन लैगिंग सर्किट। तो इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि इसमें कैपेसिटर है इसलिए जो हमारी वेव फॉर्म है वो थोड़ी साइनसॉइडल है, ओके। बट ये क्या कर रही है, इससे थोड़ी सी लैग कर रही है। नेक्स्ट, अगर अंडर डैम्प्ड सर्किट है
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ अंडर डैम सर्किट। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा लीडिंग सर्किट है। इन दिस सर्किट जो हमारा इनिशियली है वो T1 T2 ऑन होगा और बाद में D1 D2 जो है वो सप्लाई देगा। ठीक है, तो D1 D2 क्या करेगा, वो हमारे सप्लाई जो है वापस से रिवर्ट बैक करेगा किसको, सोर्स को। तो इस तरह से ये वेवफॉर्म्स ड्रॉ की जाती हैं। इस वेवफॉर्म्स की आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आता है। अब देखिए, अब इसको थियोरेटिकली में पढ़ लेते हैं। फॉर आर लोड, फॉर अ रेजिस्टिव लोड, लोड करंट वेवफॉर्म इज I0 इज़ आइडेंटिकल विद द लोड वोल्टेज वेवफॉर्म, यही हमने बोला। और D1 से D4 का कोई काम नहीं होता। फॉर RL एंड RLC ओवर डैम्प्ड लोड, अगर हम RL और RLC ओवर डैम्प्ड सर्किट के बारे में बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा बिफोर T=0 थायरिस्टर T3 एंड T4 आर कंडक्टिंग, यही मैंने आपको बोला था कि ये हम मानेंगे पहले से कि कोई ना कोई डिवाइस जो है वो वर्क कर रहा था। तो कौन काम कर रहा था, T3 और T4। ठीक है, आर कंडक्टिंग एंड लोड करंट I0 इज़ फ्लोइंग फ्रॉम B to A। जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया है उसके अंदर हमने B to A, देखिए हम वापस से देख लेते हैं एक बार। देखिए वेव करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, T3 से T4, तो B to A करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो B to A जो है वो करंट यहाँ पर फ्लो करेगी, दैट इज़ इन रिवर्स डायरेक्शन। एट T=0 T3 एंड T4 आर टर्न ऑफ, क्योंकि उनको गेट सिग्नल मिलना बंद हो गया है। बट करंट I0 कैन नॉट बी चेंज इट्स डायरेक्शन इमीडिएटली। करंट के अंदर क्योंकि RLC है, L और C है, जिस कारण से जो L है वो उसको एकदम से करंट की डायरेक्शन चेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। इस कारण से जो D1 और D2 हैं स्टार्ट्स कंडक्टिंग आफ्टर T=0 एंड अलाउ करंट I0 to flow against the supply voltage Vs। दो T1 T2 आर गेटेड, देखिए ये बात भी सिंपल सी है कि T1 और T2 को सप्लाई मिल गई है, भाई उसको गेट सिग्नल मिल गया है, बट वो ऑन नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, जिस कारण से जो डायोड D1 और D2 है उनको हमने सप्लाई वो कंडक्ट कर रहे हैं और डायोड D1 D2 एंटी पैरेलल में लगे हुए हैं हमारे थायरिस्टर के। इस कारण से उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। दो D1 एंड T2 आर गेटेड एट T=0, these SCR will not turn on as these are reverse biased by voltage drop across diode D1 and D2. When load current falls to 0 through D1 and D2, T1 and T2 becomes forward bias by source voltage Vs. T1 and T2 gets turned on for a period T/2 second. Now load current flows in the positive direction। वही बात हुई, पहले T1 T3 T4 काम कर रहे थे, फिर D1 D2 ने काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि करंट जो था वो नेगेटिव डायरेक्शन में था। जब करंट D1 D2 के अंदर ज़ीरो हो गई तब T1 T2 वापस से टर्न ऑन हो गए और उन्होंने T/2 सेकेंड तक के लिए काम किया। अब T/2 सेकेंड के ऊपर T1 T2 टर्न ऑफ हो गए, तो अब कौन काम करेगा, D3 D4 वर्क करेंगे। D3 D4 ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया, तो ये कब तक काम करेंगे, जब तक कि वापस से करंट ज़ीरो नहीं हो जाती, पॉजिटिव से ज़ीरो नहीं हो जाती। फिर पॉजिटिव से ज़ीरो ही, फिर T3 T4 वर्क करेंगे। T3 T4 कब तक काम करेंगे, जब तक कि उनको उनके हाफ साइकिल तक करंट प्रोवाइड होती रहेगी, गेट सिग्नल मिलता रहेगा। फिर उसके बाद वो ऑफ हो जाएंगे और फिर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यही हमने वेव फॉर्म में भी देखा था। ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हम देख लेते हैं, RLC अंडर डैम लोड। देखिए आफ्टर T=0 T1 and T2 are conducting the load current।
as I naught through T1 and T2 reduce to 0 at T equals to T1। मतलब बिफोर T इक्वल्स टू 0 कौन वर्क कर रहा होगा? D3 D4 वर्क कर रहे होंगे भाई, तभी तो उनको सप्लाई मिल रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब कौन करेंगे? आफ्टर T इक्वल 0 T1 T2 वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो 0 पर जाएंगे तो क्योंकि हमारे T3 T4 अभी ऑन नहीं हुए हैं तो सप्लाई क्या होगी? अब नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इस कारण से करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस कारण से हमारे T1 और T2 को टाइम मिल जाएगा अपने आप को ऑफ करने के लिए, क्योंकि उनके एंटी पैरेलल में जो डायोड्स लगे हुए हैं वो उनको रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, जिस कारण से वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू लोड कम्यूटेशन ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोड कम्यूटेशन कहते हैं। इस कारण से वो नेचुरली ऑफ हो जाएंगे। अब जब D1 और D2 वर्क करेंगे तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये मदद करेंगे T3 T4 को, जैसे ही वो ऑन होंगे तो वो करंट और बढ़ाएगा और फिर एक पॉइंट आएगा जब T3 T4 भी ऑफ हो जाएगा। अब ये प्रोसेस T3 T4 जब 0 पे आएगा तो D3 D4 वर्क करेंगे। तो इन दिस केस क्या होगा कि पहले T1 T2 फिर D1 D2 फिर T3 T4 फिर D3 D4 वर्क करेंगे। और ये जो तरीका है ये हम किस में यूज़ करते हैं? इंडक्शन हीटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं।